हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में आपका स्वागत है और हम लोग कंटिन्यू करना स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ऑडिटिंग। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि पुराने ज़माने में जो किंग होता था वो अपने मिनिस्टर्स को बुलाकर क्वेश्चन एंड आंसर्स करता था कि वो काम को कैसे कर रहे हैं और जो फंड्स हैं उसे वो कहाँ कहाँ लगा रहे हैं, क्या क्या उनकी प्लानिंग है। तो एक तरह से कहा जाता था किंग ने ऑडिट करी है। सिमिलरली आज के टाइम में जनरली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही ऑडिट करते हैं, पर काफ़ी सारी ऑडिट ऐसी भी है जो सीए के अलावा और लोग ही कर सकते हैं या और लोग भी कर सकते हैं। और लोग ही कर सकते हैं यानी कि सीए नहीं कर सकता, कोई और ही कर सकता है वो ऑडिट, और कोई और भी कर सकते हैं यानी सीए के साथ कोई और भी वैसी ऑडिट कर सकता है। जो ऑडिट सिर्फ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकते हैं वो स्टैट्यूटरी ऑडिट है, कंपनीज एक्ट के अंदर होती है हर कंपनी की, और साथ ही साथ टैक्स ऑडिट होती है इनकम टैक्स एक्ट के अंडर। सभी लोगों को नहीं करानी होती जिनका टर्नओवर एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा होता है, जो मैंने आपको सेक्शन 44 AB में करवाया था इनकम टैक्स की क्लास में। उस लिमिट से ज़्यादा होने पर ऑडिट करवाना होता है सर। लिमिट मैं आपको यहाँ नहीं बताऊंगा सर, क्यों? क्योंकि टैक्स की चीज़ें जितनी मैं यहाँ पर खोलते जाऊँगा तो ये आपका सब्जेक्ट ऑडिट कम टैक्स ज़्यादा बन जाएगा, और मैं नहीं चाहता आप अननेसेसरी की लिमिट्स वगैरह याद रखें। कॉन्सेप्ट ज़्यादा याद रखें कि हाँ, जो बड़े क्लाइंट्स होते हैं उन्हें करवानी होती है, जो छोटे क्लाइंट्स होते हैं उन्हें टैक्स ऑडिट नहीं करानी होती। हालांकि हर कंपनी को स्टैट्यूटरी ऑडिट कंपनीज एक्ट में करवानी होती है, और ये दोनों ऑडिट एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकता है। लास्ट क्लास में एक चीज़ हमारी रह गई थी, उसको ठीक कर लीजिएगा। कैन ओनली बी डन बाय प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट्स। जी हाँ, कंपनीज एक्ट में ऐसी भी कुछ ऑडिट है जो कुछ कंपनीज को करवानी होती है जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है और बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है। वहाँ पर कहा जा सकता है कि आपको कॉस्ट ऑडिट करानी है, और अगर ऐसा बोला जाता है तो उन्हें कॉस्ट ऑडिट कॉस्ट अकाउंटेंट से करवानी होती है। अब प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट सर, जहाँ पर भी जो है सिग्नेचर की बात आती है वो सिर्फ प्रैक्टिसिंग वाले बंदे ही कर सकते हैं जिनके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है, और जो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेता है उस पर एथिकल स्टैंडर्ड्स वगैरह ज़्यादा लगते हैं। जो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं लेता उन पर एथिकल स्टैंडर्ड्स वगैरह ज़्यादा नहीं लगते हैं। जैसे कि मैं अभी काफ़ी चीज़ें कर सकता हूँ, बिजनेस कर सकता हूँ, मार्केटिंग प्रमोशन कुछ भी कर सकता हूँ, पर अगर आप प्रैक्टिसिंग में चले जाते हैं तो उसके साथ आप और बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते हो, और कुछ प्रैक्टिस नहीं कर सकते सीए की प्रैक्टिस के अलावा। साथ में बहुत सारी चीज़ें और आप नहीं कर सकते, साथ में प्रमोशन मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट कुछ भी नहीं कर सकते, और बहुत सारी लिमिटेशन आ जाती है। इसीलिए मैंने सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं लिया है सीए का, क्योंकि मैं वो प्रैक्टिस वाली सर्विस के अलावा जिसपे साइन चाहिए होते हैं सीए के, उसके अलावा मैं सभी कुछ करना चाहता हूँ। ऐसा ऑप्शन आ जाता है, या तो आप वो सर्विस दें, अपनी फर्म बनाए चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म, या फिर आप वो छोड़ के सब कुछ करें। और मैंने डिसाइड करा कि वो छोड़कर मैं सब कुछ करना चाहता हूँ, चाहे यूट्यूब हो, चाहे टीचिंग हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे और सर्विसेज हो, पर मैं ये वाली चीज़ नहीं करना चाहता जिसपे सिर्फ सिग्नेचर चाहिए सीए के, क्योंकि आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क। आगे देखते हैं यहाँ पर कंपनी सेक्रेटरी जो है, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी जो है वो सेक्रेटेरियल ऑडिट कर सकते हैं कंपनीज एक्ट में। मतलब कॉस्ट ऑडिटर जो हैं वो कॉस्ट अकाउंटेंट हो सकते हैं, सेक्रेटेरियल ऑडिटर जो है कंपनी सेक्रेटरीज हो सकते हैं। ये दोनों ही चीज़ें कंपनीज एक्ट में लिखी गई है। कॉस्ट ऑडिट जो है वो तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को करानी होती है, हालांकि सेक्रेटेरियल ऑडिट जो लिस्टेड कंपनीज और बाकी बड़ी कंपनीज है उन्हें करानी होती है। मैं कोई भी प्रैक्टिसिंग सीए में कर सकता है जीएसटी ऑडिट, और ऐसा वहाँ पर लिखा हुआ है जीएसटी एक्ट में, सीजीएसटी एक्ट में। जो कोई भी कर सकता है ऑडिट, वो आपकी इंटरनल ऑडिट आती है। ये जो कैटेगराइजेशन करी गई है आपकी बुक में नहीं करी गई है, बल्कि मैंने आपको कराई है एक प्रैक्टिकल एंगल दिखाने के लिए कि भाई ऐसे ऐसे टाइप का काम आते हैं और ये लोग कर सकते हैं, इसीलिए हर कोर्स की इक्विवेलेंट वैल्यू है। समझ रहे हैं आप? पर सीए की वैल्यू थोड़ा सा मुझे ज़्यादा इसलिए लगती है क्योंकि स्टैट्यूटरी ऑडिट और इनकम टैक्स ऑडिट सबको करवानी होती है, हालांकि सेक्रेटेरियल ऑडिट सिर्फ कुछ कंपनीज को करानी होती है। कॉस्ट ऑडिट कुछ कंपनीज को करानी होती है अगर कहा जाता है तो। हालांकि टैक्स ऑडिट एक पर्टिकुलर टर्नओवर से ऊपर होने पर सभी को करानी होगी, स्टैट्यूटरी ऑडिट हर कंपनी को करानी होगी, और सीए नंबर ऑफ सीए ज़्यादा भी हैं। प्लस जो सीए है थोड़ा सा कोर्स डिफिकल्ट है कंपैरेटिव टू सीएमए और सीएस। थोड़ा सा कह रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा नहीं कह रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि सीएस और सीएमए तो बहुत आसान कोर्सेज है, नहीं, वो भी डिफिकल्ट है, पर उससे थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट हमारा सीए कोर्स है। इसलिए मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सीए के साथ सीएस भी कर रहे हैं, या सीए सीएस सीएमए तीनों कर लेते हैं, और सीए होती है तो साथ में देखा गया उनकी सीए सीएमए भी हो जाती है। पर ऐसा बहुत बार देखा गया है कि जो सीए सीएमए बन जाते हैं उनका सीए का फाइनल अटका पड़ा है, या सीए वो अटक गए हैं, ये सीए वो नहीं कर पा रहे अपनी पूरी। इस एंगल से जो है सीए थोड़ा सा मुश्किल कोर्स माना जा सकता है। जो कैटेगराइजेशन आपकी बुक में करी गई है वो ऐसी है, और अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा कि टाइप्स ऑफ ऑडिट बताइए, तो वैसे तो बहुत सारी टाइप की ऑडिट होती है जो ऊपर मैंने लिखवाया, वैसे भी लिख कर आ सकते हैं। साथ में आप ये भी लिख सकते हैं पहले कि ऐसी कुछ ऑडिट होती है जो कि लॉ के अंदर करी जाती है, और उसमें जो मैंने ऊपर क्लासिफिकेशन बताई कि जैसे कि स्टैट्यूटरी ऑडिट हो गया, जैसे कि आपका
इनकम टैक्स ऑडिट हो गया, जीएसटी ऑडिट हो गया, कॉस्ट ऑडिट हो गया, सेक्रेटेरियल ऑडिट हो गया, तो कहीं ना कहीं लॉ में लिखा गया है कि आपको करवानी होगी। वो सारी बातें आप इसके अंदर लिख कर आ सकते हैं। और कुछ ऑडिट आपकी ऐसी होती है जो लॉ नहीं कहता, लॉ में नहीं लिखा सर कि आपको ऑडिट करवानी होगी। हाँ, इंटरनल ऑडिट जो है वहाँ पर लॉ कहता है बड़ी कंपनीज को इंटरनल ऑडिट करवानी होगी, बट अगर आप छोटी कंपनी हो और आप इंटरनल ऑडिट करवा रहे हो या कॉस्ट ऑडिट करवा रहे हो, आपको कहा नहीं गया, तो फिर वो आप वॉलंटरी करवा रहे हो। उस केस में आप जो अपना स्कोप ऑफ वर्क है वो मैनेजमेंट बता सकती है कि आपको इस दायरे में काम करना है। हालांकि जो ऑडिट लॉ के अंदर करी जाती है वहाँ पर मैनेजमेंट ये नहीं बोल सकती कि आप ये चीज़ चेक मत करो, वो चीज़ चेक कर लो। स्कोप उसका डिफाइन नहीं किया जा सकता, स्कोप ऑफ वर्क जहाँ पर लॉ कहता है कि आपको ऐसे ऑडिट करनी है और इन चीज़ों पर रिपोर्ट करना है, वहाँ लॉ डिफाइन करता है स्कोप ऑफ वर्क, ठीक है ना। पर जो ऑडिट मैनेजमेंट अपनी इच्छा से करवाती है तो वहाँ पर मैनेजमेंट स्कोप ऑफ वर्क डिफाइन कर सकती है। आपको इन पॉइंट्स पर रिपोर्ट करना है, यही चीज़ें आपको चेक करनी है, वहाँ मैनेजमेंट बता सकती है। उसी को स्कोप ऑफ वर्क बोलते हैं कि कितना काम सीए करेगा, कितना काम ऑडिटर करेगा। फर्दर स्टैट्यूटरी ऑडिटर मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम इंटरनल ऑडिटर। ये वाली हमने डिस्कशन कल की क्लास में कर ली थी। उसका रीज़न ये है कि सबसे बड़ी चीज़ आती है इंडिपेंडेंस की। पहली बात तो ये कि जो भी ऑडिटर है वो इंडिपेंडेंट तो होना ही चाहिए, उस पर किसी का भी किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए। ना ही सीए कोई रिलेटेड पर्सन होना चाहिए जिसकी वो ऑडिट करने जा रहा है, ना ही उसके पास कोई शेयर्स वगैरह होने चाहिए। अल्टीमेट कहना चाहते हैं कि अगर वो इंडिपेंडेंट होगा तभी वो एक ट्रू एंड फेयर व्यू पर अपनी ट्रू ओपिनियन दे पाएगा। जी हाँ, ओपिनियन देनी है ट्रू एंड फेयर व्यू पर, और वो ओपिनियन भी ट्रू तब होगी, फेयर तब होगी, उस पर कोई भी दबाव नहीं होगा, कोई भी उसका लिंक नहीं होगा किसी और बंदे के साथ जिसकी ऑडिट करने जा रहा है। अगर सीए एक इंडिपेंडेंट पर्सन होगा तभी वो बिना दबाव के सही ऑडिट कर पाएगा। ये सारी चीज़ें हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। आज की क्लास में मीनिंग ऑफ ऑडिट डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, whether profit oriented or not, and irrespective of its size or legal form, when such an examination or when such an audit is conducted with a view to express an opinion thereon। ये ऑडिट की जो डेफिनेशन है ना, मुझे बचपन से याद है, बचपन का मतलब इंटरमीडिएट के टाइम से याद है। यही डेफिनेशन छपी हुई है और कोई डेफिनेशन ऑडिट की याद ही नहीं होती सर। इसमें सारी बातें कवर कर ली गई है, सारे जो फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑडिट की, वो लगभग कवर कर ली गई है। जैसे कि एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, पहले ही लिख दिया कि इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। जहां पर किसी का इन्फ्लुएंस होगा वहां पर आप चेकिंग नहीं कर सकते, फिर वो ऑडिट नहीं है सर। ऑडिट का मतलब तो ये होगा कि इंडिपेंडेंट पर्सन आकर चेकिंग कर रहा है, उस पर किसी का दबाव नहीं है, और इसीलिए वहां पर वो एक ट्रू ओपिनियन अपनी दे पाएगा कि सब कुछ सही चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, ये इश्यूज हैं, यहाँ पर वीकनेस है, तभी वो इंडिपेंडेंट पर्सन सही मायनों में अपनी सही रिपोर्ट दे पाएगा। Therefore, audit is an independent examination of financial information of any entity। वैसे देखा जाए तो ऑडिट जो है वो नॉन मॉनेटरी चीज़ों का भी किया जा सकता है। इन्वायरमेंटल ऑडिट भी होते हैं या और भी टाइप के ऑडिट होते हैं जो कि किसी और एक्ट में या कहीं पर गवर्नमेंट कहती है कि ऑडिट करवाना पड़ेगा, तो वैसे ऑडिट करवाए भी जाते हैं। और सीए या कोई और भी ऑडिट वो कर सकता है। हाँ जी, ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है वहाँ पर स्ट्रक्चर में जो आर्किटेक्ट है वो सही से डिज़ाइन कर रहा है नहीं कर रहा है, उसका भी ऑडिट करवाया जा सकता है। तो वहाँ पर जो ऑडिट करने आएगा वो डेफिनेटली सीए नहीं होगा, उसके पास एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो सीए के साथ कोई और बंदा भी साथ में इंजीनियर आ सकता है। बहुत सारी चीज़ें करने के लिए तो, बट यहाँ देखिए लिखा है कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की अल्टीमेटली हम ऑडिट करते हैं, क्योंकि नॉन मॉनिटरी चीज़ों की ऑडिट करना बड़ा मुश्किल होता है। इवन अगर आप एनवायरमेंटल ऑडिट भी करेंगे तो भी कहीं ना कहीं तो आप नंबर्स को चेक करेंगे कि भैया इसने कितने पावर प्लांट लगाए हैं, कितना पॉल्यूशन करते हैं, ये वहाँ पर कहीं ना कहीं तो नंबर भी आएगा। ज़रूरी नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट ही की जाए, और भी चीज़ों की ऑडिट होती है, पर वहाँ पर कहीं ना कहीं नंबर्स तो आएंगे, कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन तो आएगी, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो यही होता है कि जो भी बिजनेस के ऑपरेशन चल रहे हैं उसको हम अल्टीमेटली फाइनल प्रोडक्ट के रूप में किसी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में ले आते हैं और फिर उन नंबर्स की हम ऑडिट करते हैं। तो ये जानते हैं कि अच्छा ये नंबर्स कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ पर ऐसे ऑपरेशन चलता है एंटिटी का, ऐसे सेल्स होती है, ऐसे एक्सपेंस हो रहा है, वो सारी चीज़ें हम चेक कर लेते हैं। तो ज़्यादातर केसेस में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की ही इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करी जाती है। एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी। सर कोई भी एंटिटी हो, क्योंकि यहाँ पर जो ऑडिट का मैं बात कर रहा हूँ वो ये नहीं कह रहा कि स्टैट्यूटरी ऑडिट कंपनियों की बात कर रहा हूँ, नहीं सर, सिर्फ ऑडिट वर्ड लिखा है। साथ में आपको ये बता देता हूँ कि जो भी मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर से लिखे हैं वो मेन हेडिंग है, ब्लैक कलर से उसकी सब हेडिंग्स है, और ब्रैकेट में मैंने इंपॉर्टेंट लिख दिया ताकि आप बाद में ये ना पूछे सर ये इंपॉर्टेंट है नहीं है। हर चैप्टर में जो मैंने इंपॉर्टेंट लिखवाया अगर वो सारा कर लेते हैं तो पास होना तो तय है आपका।
और ऑलमोस्ट मैंने पूरे 12 पेजेस में 2 ही पेज आपको इंपॉर्टेंट लिखवाए होंगे, 2 से 3 पेज। तो आप खुद ही सोचिए, अगर 200 पेज के नोट्स बनेंगे तो 50 से 60 पेज ही मुश्किल से ऐसे होंगे जो इंपॉर्टेंट है। और वो अगर आप कर लेते हैं तो डेफिनेटली यू विल क्लियर योर ऑडिटिंग पेपर। और थोड़ा बहुत और कर लेते हैं अपनी जनरल नॉलेज के लिए तो एग्जामिशन आपकी आनी तय है। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, किसी भी एंटिटी की करी जाए सर, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट। इसका मतलब ये है कि सर वो प्रॉफिट का उसका ऑब्जेक्टिव हो या फिर वो कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या सेक्शन 8 कंपनी हो। सेक्शन 8 कंपनी ऐसी कंपनी होती है जो चैरिटेबल पर्पस के लिए काम करती है। हालांकि आज के टाइम में उसका लाइसेंस लेना बहुत मुश्किल हो गया है। जैसे कि मैंने भी सोचा था कि मैं लूँ सेक्शन 8 कंपनी बनाऊँ अपने एजुकेशन पर्पस के लिए, बट दोस्त कहते हैं कि वहाँ पर जो मेरा प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेंड है वो कहता है कि बहुत मुश्किल हो गया है रजिस्ट्रेशन दिलवाना, इसीलिए मैंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का गठन कर दिया। हालांकि हमारा ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मोटिव है, क्योंकि हर कंपनी का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मोटिव होता है, पर उसको इतना कम कर लिया हमने कि वो प्रॉफिट मोटिव कहने के लिए है। अल्टीमेटली हम सिर्फ कॉस्ट पे काम करते हैं और पैसा कमाने का हम नहीं सोचते। मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होकर भी ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मोटिव नहीं है, तो ऐसा केस आपको कहीं मिलेगा नहीं। मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ। बाकी जगह पर एनपीओ बना लेते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, पर गवर्नमेंट ने अब बोला हर 500 बंदों पर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। यानी कि जो हमारी पॉपुलेशन है 130 करोड़ की, अगर मैं उसको 500 से डिवाइड कर लूँ या 600 से डिवाइड कर लूँ तो मेरे पास आ जाएगी इतनी नंबर ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है। इतनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होने के बाद भी मेरा देश गरीब कैसे है? गरीबों का कुछ होता क्यों नहीं सर? कहीं ऐसा तो नहीं वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनकर पैसे तो ले लेती है लोगों से बट गरीबों तक नहीं पहुंचाती? अरे एक स्कूल भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, क्योंकि हमारे देश में स्कूल पैसा नहीं कमा सकते। एडमिशन के टाइम पे डोनेशन लेते हैं सर कैश में, सारा का सारा क्या ब्लैक है सर। स्कूल के अकाउंट्स में ही वो डोनेशन नहीं आती। जो डोनेशन आती भी है स्कूल के अकाउंट्स में, वो भी निकलने के कई सारे जरिए होते हैं जिसको दिखा देते हैं कि यहाँ चले गया, बट अल्टीमेटली वो पैसे निकाल दिए जाते हैं। फीस अननेसरी बढ़ा दी जाती है। मतलब लूट मचाने का तरीका है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बना लीजिए सर, लूट लीजिए लोगों को। ऐसा धोखा मैं नहीं दे सकता सर। मैं ऑडिट पे गया था, मैं केपीएमजी से गया था ऑडिट पे, और भी कंपनी से गया था। मुझे मालूम है आप ये बातें लीक नहीं करेंगे क्योंकि ये सिर्फ रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स ही देख रहे हैं। अब बात सुनिए मेरी। केपीएमजी गया ऑडिट पे गया, एक नॉन प्रॉफिट कंपनी की ऑडिट पे गया, नाम नहीं बताऊंगा। सेक्शन 8 कंपनी की ऑडिट पर गया तो वहाँ पर मैंने देखा कि अल्टीमेटली वो अपना ब्रांड प्रमोट कर रहे हैं, सेवा नहीं कर रहे सर। कहीं पर कुछ चीज़ लगा रहे हैं सेवा भाव से तो वहाँ पर वो अपने ब्रांडिंग कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ कि देखिए अगर मेरी कंपनी है, मैं आपको बताता हूँ, लाइव एग्जांपल देता हूँ, अपने ऊपर ही लेता हूँ, किसी और के बारे में क्या कहना, अपना ही एग्जांपल लेके बताता हूँ कि मेरी कंपनी है लर्नजअप द लर्निंग ऐप। learnzup.com मेरी कंपनी है सर। अगर उस कंपनी का मैं कोई कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए एक तरह से चैरिटी वगैरह करता हूँ, और ऐसी चैरिटी करता हूँ कि भैया मैंने लंगर बंटवाया गरीबों में, और वो ऐसा बंटवाया कि मैंने वहाँ पर अपना बोर्ड लगा दिया, डाउनलोड लर्नजअप द लर्निंग ऐप, फोटो वगैरह खींच ली, प्रमोशन कर दिया, तो अल्टीमेटली तो प्रमोशन कर रहा हूँ। बात समझ में आ रही है? जो हमारे कंपनीज एक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया है कि जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है उन्हें अपने प्रॉफिट का 2% तक चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव के लिए खर्चा करना पड़ सकता है, पर उसका अल्टीमेटली चैरिटेबल पर्पज के लिए यूज होता नहीं है। अब ये चीज़ अगर आप रिपोर्ट में लिखेंगे तो गड़बड़ है ना सर। आप लिखेंगे कि अल्टीमेटली तो अपना प्रमोशन कर रहे हैं, डायरेक्टली एडवर्टीजमेंट करने से बढ़िया इन्होंने सोचा चलो ठीक है ऐसे सोशल एडवर्टीजमेंट कर देते हैं। आज आप फेसबुक पर वीडियोस देखते हैं, सोशली बहुत अच्छे मैसेजेस आते हैं वीडियो में, पर एंड में लिख देते हैं कंपनी का नाम। तो कंपनी ने डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट की जगह पर एक सोशल एडवर्टीजमेंट बना दी और वहां पर उन्हें अपना नाम प्रोजेक्ट कर दिया। तो ब्रांडिंग तो हो गई सर, वहां पर भी लाखों लोगों ने देख लिया। कहने का मतलब यही है कि दुनियादारी में यही चीज़ हो रही है, सब लोग पैसा कमाने के बारे में ही सोचते हैं। जहां पर एनपीओ भी आ जाती है, नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी आ जाती है, वहां भी वो पैसा कमा रही है। खैर मैंने तो आपको जनरल नॉलेज के लिए बताया, आप देखिएगा मीनिंग क्या लिखा हुआ है। एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म। बड़ी है छोटी है, साइज का मतलब बड़ी हो छोटी हो, छोटी से छोटी हो सर, नेगेटिव कैश फ्लो वाली हो, जीरो प्रॉफिट कमाने वाली हो, वो भी ऑडिट करवा सकती है। कि जो मेरे ऑपरेशन चल रहे हैं उसकी ऑडिट कर लो। आपको पता है कई जगह पर रिसर्च चलती है, जब आपकी रिसर्च से कुछ ना कुछ रिजल्ट आता है, कुछ ना कुछ चीज़ बनती है, फिर कंपनी का अल्टीमेटली तो प्रॉफिट जनरेशन स्टार्ट होता है, पर रिसर्च फेज में भी ऑडिट करवाई जा सकती है। कैसी भी लीगल फॉर्म हो, आप कंपनी हो, आप पार्टनरशिप फर्म हो, आप कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, ट्रस्ट हो, आप इंडिविजुअल हो, आप कुछ भी हो सर, एओपी हो, बीओआई हो, कुछ भी हो, आप उसकी ऑडिट करवा सकते हैं। कोई भी लीगल फॉर्म क्यों ना हो, कैसा भी साइज क्यों ना हो, उसकी अगर इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन कराऊंगा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की, चाहे प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या ना हो, कैसा भी साइज हो, कैसा भी लीगल फॉर्म हो, व्हेन सच एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयरऑन।
जी हाँ, ऑडिट का काम क्या होता है कि आप ओपिनियन देंगे। ऑडिट का काम ये नहीं होता बैलेंस शीट बना दो, पीएनएल बना दो, नहीं सर। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करना होता है और उस एग्जामिनेशन के बेस पर ओपिनियन देनी होती है सर। एग्जामिनेशन जो करते हैं वो ऐसा तो करेंगे नहीं सर, अच्छा सब कुछ सही लग रहा है बेकार लग रहा है, नहीं सर। कहीं ना कहीं एविडेंस चेक करेंगे, डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे चीज़ों को, उसी को तो एग्जामिनेशन बोलते हैं। और उस एग्जामिनेशन के बेस पर अगर उन्हें सब चीज़ ठीक लगती है तो अपनी ओपिनियन देंगे कि सब कुछ ठीक है, गलत लगती है तो बोलेंगे गलत है सर। यही पूरा का पूरा ऑडिट है आपका, और कुछ भी नहीं है। क्या है ऑडिट, ये दिमाग में आपको याद हो जानी चाहिए डेफिनेशन। नेक्स्ट क्लास में आओगे तो डेफिनेशन सुनानी पड़ेगी सर। एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म व्हेन सच एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन। ओपिनियन किस पे देते हैं और देख लेते हैं, नीचे मैंने यहाँ पर लिखवाया हुआ है आपको, ये देखिए सर। ओपिनियन इज गिवन बाय द ऑडिटर इन हिज ऑडिट रिपोर्ट सर। ओपिनियन जो दी जाती है वो ऑडिट रिपोर्ट की फॉर्म में दी जाती है। अब चाहे आप कोई भी ऑडिट कराएं, ऑडिट रिपोर्ट होती है सर। जो कंपनीज एक्ट है उसमें एक अलग फॉर्मेट है सर। जिस भी टाइप की आप ऑडिट कर रहे हैं उसके हिसाब से आप ऑडिट रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे। जिसने आपको अपॉइंट करा है उसको प्रेजेंट करेंगे सर। अब कोई भी लिस्टेड कंपनी का आप यहाँ पर, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ गूगल पर। कौन सी कंपनी का खोलें सर, ऐसी कोई लिस्टेड कंपनी बताइए मुझे। जो बहुत बड़ी लिस्टेड कंपनी है उसका नाम बताइए मुझे। भारतीय एयरटेल का देख लेते हैं, ये 2018 का देखते हैं। एनएससी की वेबसाइट है, एनएससी इंडिया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया.com। और वहाँ पर मैंने एक रैंडमली एनुअल रिपोर्ट खोली है भारतीय एयरटेल की। ये एनुअल रिपोर्ट है सर। एनुअल रिपोर्ट ऑडिट रिपोर्ट नहीं होती सर, एनुअल रिपोर्ट होती है पूरी की पूरी कंपनी की वो साल की जो रिपोर्ट निकलती है, जो एनुअल जनरल मीटिंग में प्रेजेंट करी जाती है, उसे एनुअल रिपोर्ट बोलते हैं। इस रिपोर्ट में बैलेंस शीट है, पीएनएल है, सब कुछ है, डायरेक्टर रिपोर्ट है, साथ में ऑडिटर की रिपोर्ट भी होगी। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर इन्होंने इंडेक्स बनाया हुआ है क्या। अच्छा, ये इंडेक्स है, यहाँ पर कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पर देखिए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का नाम गिवन है, कंपनी सेक्रेटरी जो है पंकज तिवारी हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिटर हैं डिलॉयट हस्किन एंड सेल्स एलएलपी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इंटरनल ऑडिटर हैं ईएनवाई, एएनबीएन कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। हाँ जी, ये भी आपको ज़बरदस्त चीज़ बता रहा हूँ मैं कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस कंपनी के पास इंटरनल ऑडिट है, स्टैट्यूटरी ऑडिट है, तो लिस्टेड कंपनी की एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड कर लीजिए। और बिग फोर के अलावा जो आपको यहाँ पर फर्म दिखती है वहाँ जाकर भी आप अपनी आर्टिकलशिप कर सकते हैं। एक ये भी तरीका है कि अगर आप ईवाई में नहीं जा सकते तो एएनबीएन कंपनी में चले जाइए सर, उसके पास भी बड़े क्लाइंट हैं। आपको यहाँ से पता लग रहा है ना सर। कॉस्ट ऑडिटर जो है आरजे गोयल एंड कंपनी है, कॉस्ट अकाउंटेंट वाले, यहाँ पर जाकर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो कॉस्ट अकाउंटेंसी कर रहे हैं वो यहाँ पर जाकर अपनी आरजे गोयल एंड कंपनी में भी अपनी जाकर वो कर सकते हैं, अपनी ट्रेनिंग वगैरह जो है। सेक्रेटेरियल ऑडिटर्स भी हैं यहाँ पर, चंद्रशेखरन एसोसिएट्स। रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है, नेल्सन मंडेला रोड में रजिस्टर्ड ऑफिस है। बट कॉर्पोरेट ऑफिस कुछ और भी हो सकता है, इन्होंने रजिस्टर्ड ऑफिस कॉर्पोरेट ऑफिस एक ही रखा गया है। इनका सिन नंबर दे रखा है, एमसीए पर सर्च करने के लिए अपनी वेबसाइट का नाम दे रखा है। अच्छा, ये वही है शायद, एयरटेल वाली लड़की है जो एडवर्टीजमेंट में आती है, इन्होंने यहाँ पर भी दिया हुआ है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल भी दे रखे हैं, तो आप देख सकते हैं कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल किसी ने तो बनाए होंगे, वो सर्विस आप प्रोवाइड कर सकते हैं कि रेशोज कैलकुलेट करे हुए हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें अच्छी होती है। मैं आपको ऑडिट रिपोर्ट दिखा रहा था, पूरी एनुअल रिपोर्ट पर तो डिस्कशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। ये देख सकते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ का एक मैसेज गिवन है। यहाँ पर जो है जो अफ्रीका के हैं मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ, उनका एक मैसेज गिवन है। मूविंग अहेड ऑन इंडियाज डिजिटाइजेशन जर्नी। हर एनुअल रिपोर्ट की कोई थीम होती है, बड़ी बड़ी कंपनी जैसे थीम डिसाइड करती है और उस थीम पर वो काफ़ी सारी चीज़ें लेकर आती है। ये ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, और देख लेते हैं। रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। ये देखिए यहाँ पर बोर्ड्स की रिपोर्ट आ गई है, तो बोर्ड्स रिपोर्ट के बाद आपकी ऑडिट रिपोर्ट भी आनी चाहिए। ये सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट भी इन्होंने यहाँ पर लगा दी अपनी एनुअल रिपोर्ट में, अच्छी बात है। और ये हाँ, बहुत सारी जो बड़ी कंपनी है उनको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक्सपेंडिचर करना होता है, तो उस पर भी इन्होंने यहाँ पर रिपोर्ट दिखाई है कि एवरेज नेट प्रॉफिट हमारे इतने हैं और उसका 2% जो है वो इतना निकल कर आता है। हमने जो CSR स्पेंड करा है वो इतना इतना CSR स्पेंड यहाँ पर किया है। अच्छी कंपनी है सर, CSR के लिए कर रही है। देख लेते हैं क्या क्या कर रही है एक बार। अमाउंट स्पेंड टूवर्ड्स CSR एक्टिविटीज़, अमाउंट स्पेंड टूवर्ड्स अदर चैरिटेबल एक्टिविटीज़, बट कौन सी एक्टिविटीज़ यहाँ पर नहीं दिखाया है। अच्छा, CSR प्रोजेक्ट नीचे लिखे हुए हैं, आइए देखते हैं। सत्य भारती स्कूल प्रोग्राम, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, हो गया बस। ये प्रमोशन ऑफ एजुकेशन नहीं है सर। जब आप यहाँ पर अपना नाम करते हैं, किसी स्कूल में जाकर प्रोग्राम अनाउंस करते हैं, तो वहाँ पर एयरटेल का नाम होता है, ठीक है ना। एयरटेल ने ये वाला काम किया, तो अल्टीमेटली अपना प्रमोशन करना है, बट हाँ किस सेक्टर में अपना प्रमोशन करना चाहते हैं वो देख सकते हैं। तो बाहर से तो हमें ये दिखेगा अच्छा बहुत सारा काम किया है, बट अंदर क्या हुआ है
वो जब ऑडिट करने जाओगे, कंपनी में काम करने जाओगे, तब पता लगेगा। कुछ ही कंपनी जो ट्रूली सच में CSR का एक्सपेंडिचर कर रही है बिना नाम बताए। आइए देखते हैं। और इन्होंने सैनिटेशन पर भी काम किया है। ठीक है, बहुत अच्छी बातें कर रही है कंपनी कुछ काम तो। और बहुत सारे प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, एम्पावरमेंट, इनहेंसिंग वोकेशनल स्किल्स टू डिफरेंटली एबल्ड, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, मैं आपको बता देता हूँ। मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस है, किसी भी कंपनी का देखें तो ज़रूर पढ़िएगा। वहाँ पर वो बहुत सारी अच्छी बातें करते हैं इकोनॉमी के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में, कहाँ पर जाना चाहते हैं, क्या चीज़ें चल रही है। तो मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस से आपको करंट सिचुएशन और फ्यूचर में जो वो करना चाहते हैं उसकी बातें पता लग सकती है। ये देखिए, स्कॉट एनालिसिस करी है इन्होंने। स्ट्रेंथ, आगे देखते हैं। चैलेंजेस, वीकनेस को चैलेंजेस रख दिया, तो एक बहुत ही इन्होंने स्वॉट एनालिसिस को चेंज कर दिया है, स्कॉट एनालिसिस कर दिया है। स्ट्रेंथ, चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, मुझे भी अभी पता लगा है। तो ये सब चीज़ें आपको पता लगती है जब आप ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं, अलग अलग कंपनीज की फाइनेंशियल रिपोर्ट जो चल रहा है इकोनॉमी में उसको पढ़ते हैं, तो काफ़ी चीज़ों का पता लगता है सर। मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस चल रही है। और नीचे आ जाते हैं, रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि आपका जो शेयर होल्डिंग का डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है वो एनुअल रिपोर्ट में अगर आप देखेंगे तो सबसे ऊपर आता है प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप। तो यहाँ पर जितना परसेंटेज ज़्यादा होता है उतनी सही कंपनी है। अगर प्रमोटर ही अपना शेयर बेच के निकल रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है सर। आ गई सर इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट, जिसकी तलाश करी इतनी देर से, वो आ गई है। आपको यहाँ पर ये बताना चाहता था कि जो रिपोर्ट है वो मेंबर्स को एड्रेस होती है, और हमेशा ये लिखा होता है टू द मेंबर्स ऑफ भारती एयरटेल लिमिटेड, क्योंकि स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो है मेंबर अपॉइंट करते हैं, इसीलिए जो रिपोर्ट जाती है वो भी मेंबर्स को जाती है। टू द मेंबर्स ऑफ भारती एयरटेल लिमिटेड, रिपोर्ट ऑन दी स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस कंपनी के स्टैंड अलोन यानी कि सिर्फ भारती एयरटेल के फाइनेंशियल बने होंगे और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल भी बने होंगे, यानी कि जो इसकी सब्सिडीज वगैरह हैं उनके प्रॉफिट वगैरह मर्ज कर एसेट लाइबिलिटीज मर्ज करके एक पूरी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनी होगी। जिन लोगों ने उसकी ऑडिट करी है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, वो उसकी रिपोर्ट देंगे। इन्होंने स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर ऑडिट करी है, यानी सिर्फ भारतीय एयरटेल लिमिटेड की, विदाउट डूइंग कंसोलिडेशन, उसकी चेकिंग करी है और यहाँ पर अपनी रिपोर्ट दी है। ये जो रिपोर्ट है हम स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में पढ़ेंगे कि ऐसी रिपोर्ट जाती है, और इसका फॉर्मेट जो है आप किसी और का भी निकाल कर देखेंगे तो सेम फॉर्मेट में आपको रिपोर्ट मिलेगी, सिर्फ भारतीय एयरटेल की जगह नाम बदल दिया होगा। ठीक है ना। यहाँ पर ओपिनियन पैराग्राफ आ रहा है। इन अवर ओपिनियन एंड टू द बेस्ट ऑफ आवर इन्फॉर्मेशन एंड अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस, द अफोरसेड स्टैंड अलोन फाइनेंशियल्स गिव्स द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द एक्ट in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the Ind AS and other accounting principles generally accepted in India of the state of affairs of the company as at 31st March 2018, its profit, agar loss hai to loss, total comprehensive income, changes in equity and its cash flow for the year ended on that date। जी हाँ, क्या करा है यहाँ पर, ट्रू एंड फेयर व्यू पर ओपिनियन दिए। यही ओपिनियन है, बस यही करना होता है सर। हाँ, और ये करने के लिए पूरा का पूरा ऑडिट होता है। हालांकि एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ इन्होंने इंसर्ट करा है जहाँ पर ये थोड़ा सा ड्रॉ अटेंशन करना चाहते हैं बाकी लोगों के लिए भी कि भैया वी ड्रॉ अटेंशन टू नोट नंबर दिस ऑफ द स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हाउएवर आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर। हम सिर्फ आपकी अटेंशन ड्रॉ करना चाहते हैं, इसके लिए हमने एक पैराग्राफ और इंसर्ट करा है, बट इससे हमारी ओपिनियन चेंज नहीं होती सर। हमने जो ओपिनियन देनी थी ऊपर दे दी कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई, हमने जो चेकिंग करी उसके हिसाब से स्टैंड अलोन फाइनेंशियल ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं, और इंड एस और बाकी अकाउंटिंग प्रिंसिपल से जनरली कंफर्म करते हैं, यानी कि मैच करते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर बताएंगे मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। सर अकाउंट्स बनाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अकाउंट्स बनाना मैनेजमेंट का काम है। हमारा काम है सिर्फ ट्रू एंड फेयर व्यू पर ओपिनियन देना, जिसके लिए हम चेकिंग वगैरह करते हैं, वो भी टेस्ट चेकिंग बेसिस पर करते हैं सर। मतलब हम सारी चीज़ें चेक नहीं कर पाते टाइम लिमिटेशन की वजह से, इसलिए हम मटीरियल चीज़ों को चेक करने की कोशिश करते हैं। और ये भी हो सकता है कि इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट की वजह से ऐसी भी कुछ चीज़ें हो, आपको नहीं पता बाद में बताऊंगा, ऐसी भी कुछ चीज़ें हो कि हमसे छूट गई हो सर, और उस वजह से हो सकता है कि मटीरियली मिसस्टेटेड हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बट हमने ट्रू एंड फेयर व्यू की ओपिनियन दे दी हो। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर पीछे हटा लेते हैं कि हम ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। बात खत्म। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो सब नीचे दे दिया। काफ़ी इन डेप्थ डिस्कशन हो गया। वैसे देखा जाए तो और ज़्यादा एनालिसिस करेंगे तो इंडस्ट्री पे ले जाऊँगा, इंडस्ट्री पे कैसे काम होता है और कैसे जो है फाइनेंशियल मॉडल बिल्डअप होते हैं, कैसे हम उस इंडस्ट्री को समझते हैं। तो उतनी चीज़ों की डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये दिखाना था कि हाँ एक फॉर्मेट होता है स्टैंडर्ड, और वहाँ पर ऑडिटर अपनी ओपिनियन देता है। Opinion is given by the auditor in his audit report on whether financial statement gives a true and fair view of the state of affairs of the entity. Financial statement should not mislead anyone. That is the basic motive of audit.
कि ये ना हो कि आप किसी को मिसलीड करने के चक्कर में आप गलत फाइनेंशियल बनाते हैं और उसी पर चेक करने के लिए ऑडिट करवाई जाती है। सवाल ये आता है कि हाउ टू इंश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी, बताना तो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू देती है, बट बताएंगे कैसे सर? बताने का तरीका देखिएगा, ऑडिटर शुड ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट एविडेंस है। जी हाँ, देखिए एक एक वर्ड का मीनिंग है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू देती है, उस पर हमें ओपिनियन देनी है, यही ऑडिट का काम है। और ये मैं ज़्यादातर जो बात कर रहा हूँ स्टैट्यूटरी ऑडिट की बात कर रहा हूँ। जो हम मेनली ऑडिट पढ़ेंगे उसमें जो भी टर्मिनोलॉजी आएगी तो आप अपने माइंड में स्टैट्यूटरी ऑडिट को विजुअलाइज करके वो सारी बातें समझ सकते हैं। हालांकि वो सारे पॉइंट्स बाकी ऑडिट में लग सकते हैं, एज फार एज कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आ रहा। ऑडिटर शुड ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। सर रीजनेबल का मतलब क्या है सर? मतलब रीजनेबली मुझे लगता है कि सब ठीक है। रीजनेबल मैं एश्योरेंस दे रहा हूँ कि हाँ मोटा मोटी सब ठीक लग रहा है। एक होती है एब्सोल्यूट एश्योरेंस। एब्सोल्यूट एश्योरेंस का मतलब क्या होता है सर? एब्सोल्यूट एश्योरेंस का मतलब ये होता है कि मैं 100% कह रहा हूँ ये ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं होगी। रीजनेबल एश्योरेंस की हाँ मोटा मोटी लगता है देखने पर, हमें जितना हमने चेकिंग वगैरह करी मेरे हिसाब से सब कुछ ठीक लग रहा है मुझे, बट हाँ मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता कि 100% ही ठीक होगा, मैं वो नहीं कह रहा। तो हम रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं, ना कि एब्सोल्यूट एश्योरेंस। कारण क्या है सर? आपको बताएंगे बाद में। ऑडिटर शुड ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट एविडेंस। जी हाँ, ये जो रीजनेबल एश्योरेंस मैं दे रहा हूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू देती है, ये मैं ऐसे ही नहीं दे रहा सर। ऑडिटर जो है वो ऑडिट एविडेंस के बेस पर दे रहा है, यानी कुछ ना कुछ प्रूफ, कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स उसने चेक करे होंगे सर। डॉक्यूमेंट में हर चीज़ आती है, चाहे वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हो, चाहे वो किसी के साथ एग्रीमेंट हो, चाहे कोई इनवॉइस हो, चाहे कोई परचेज इनवॉइस हो, सेल्स इनवॉइस हो, कुछ भी हो सर, कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट तो देखे जाते हैं। उस डॉक्यूमेंट को प्रॉपर ऑथराइज करा गया है, नहीं किया गया, जो सिस्टम बनाए हैं कंपनी ने फॉलो हो रहे हैं, नहीं हो रहे, क्या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रही है इंडियस के हिसाब से बन रही है जहाँ एप्लीकेबल है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बन रही है जहाँ एप्लीकेबल है, क्या जितनी भी लॉज एंड रेगुलेशन कंपनी पे लग रही है सब फॉलो हो रही है। तो हम उसके ऑडिट एविडेंस कहीं ना कहीं से प्रूफ चेक करेंगे कि हाँ ऐसा हो रहा है, दैट देयर इज नो मटीरियल मिस स्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये जो ट्रू एंड फेयर का मतलब है ना, वो यही है कि ऑडिटर शुड ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट एविडेंस दैट देयर इज नो मटीरियल मिस स्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कि कोई मटीरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है, कोई बहुत बड़ी मिस स्टेटमेंट नहीं है। सर ये बहुत बड़ी का मतलब क्या है, समझ नहीं आ रहा। मटीरियल मिस स्टेटमेंट मीन्स मिस स्टेटमेंट दैट कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ अ यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ जी, आप ये देखिए ना, एग्जाम्पल नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, एरर अमाउंटिंग टू 50,000 रुपीज मे नॉट बी मटीरियल फॉर एन एंटिटी हैविंग अ टर्नओवर ऑफ 200 करोड़। एक बात बताइए, अगर किसी एंटिटी की मैंने ऑडिट करी जिसका टर्नओवर 200 करोड़ है और वहां मुझे 50,000 रुपए का एरर मिल गया कि यार ये ना इन्होंने गलत किया हुआ है, तो मैं क्या शेयर होल्डर को ये बोलूंगा कि एंटिटी जो है वो ठीक नहीं काम कर रही है? मैं बोलूंगा मटीरियली सब कुछ ठीक है ना सर, क्योंकि 200 करोड़ वाली एंटिटी के लिए 50,000 रुपए कुछ नहीं है, और उससे मेरे कोई शेयर होल्डर या अदर स्टेक होल्डर है उसके डिसीजन पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा कि अच्छा भाई 50,000 रुपए का घपला हो गया, 1 रुपए का घपला हो गया, 2 रुपए का हो गया, 50,000 का हो गया। अरे नहीं भाई, 200 करोड़ का टर्नओवर है, बट हाउएवर सेम कैन बी मटीरियल फॉर एन एंटिटी विद अ टर्नओवर ऑफ 10 लाख रुपीज। भाई जो 10 लाख रुपीज का जिसका टर्नओवर है उसका तो 5% हो गया ना सर, तो उसके लिए वो चीज़ बड़ी हो सकती है। जो छोटी कंपनी है उसके लिए 50,000 की लिमिट बड़ी हो सकती है, और जो बहुत बड़ी कंपनी है उसके लिए 50,000 कुछ भी ना हो। अल्टीमेटली जो मटीरियलिटी है ये डिफरेंट हो सकता है हर एंटिटी के लिए। देयरफॉर ऑडिटर जो है पहले मटेरियलिटी देखता है कि भैया इस एंटिटी के लिए इस पर्टिकुलर लिमिट से ऊपर की चीज मटेरियल है, और अगर मुझे एरर्स मिलेंगे, फ्रॉड मिलेंगे इस पर्टिकुलर लिमिट से ऊपर के, तब तो मैं अपनी ओपिनियन में लिखूंगा कि भैया देखिए यहाँ पर गड़बड़ है। अदरवाइज मैं कहूंगा कि ट्रू एंड फेयर व्यू देती है और मैं रीजनेबल एश्योरेंस दे रहा हूँ 100%, तो मैं कह ही नहीं सकता कि सब कुछ ठीक ही होगा, क्योंकि मैंने सारी चीजें टेस्ट नहीं करी, सैंपल पर हमने चेक करा है सर। इतना टाइम नहीं होता कि मैं हर चीज चेक कर पाऊँ। सैंपल पर ऑडिटर चेकिंग कर रहा है और उसके बेस पर अपने एविडेंस वगैरह सब कुछ चेक कर रहा है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख रहा है कि हाँ मैंने चेक करा, ठीक मिला, और मैंने सारी चीज़ें अपनी ऑडिट फाइल में रख ली। एक फाइल बना ली, सारे डॉक्यूमेंट्स रख लिए। कल को मुझे कोई बोलेगा कि तुमने ऑडिट नहीं करी, तो मैं दिखाऊंगा देखिए सर आप बोल रहे हैं ऑडिट नहीं करी, हमने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से पूरी ऑडिट करी है, हमने कोई गलती नहीं करी सर। हाँ, जो चीज़ हमने चेक नहीं करी वहाँ पर कुछ मिस्टेक निकली है, तो हम सारी चीज़ें चेक नहीं कर सकते सर। हमारे ऐसे में लिखा है कि आप टेस्ट चेकिंग के बेस पर ही चेकिंग कर सकते हो, 100% चेकिंग आप नहीं कर सकते, क्योंकि हम इन्वेस्टिगेशन करने नहीं जा रहे सर। ऑडिट जो है इन्वेस्टिगेशन नहीं है सर।
ऐसा नहीं है कि हमें पहले बताया जाता है कि इस एंटिटी में फ्रॉड चल रहा है, जाकर पता लगाओ कहाँ पर फ्रॉड है, ऐसा नहीं होता। हमारा तो यही मानना होता है कि एंटिटी में सारी चीज़ें फॉलो हो रही है, अनलेस एंड अनटिल हमें मिल जाए कि एंटिटी ने घपला किया है। तो वही मानकर हमने चेकिंग करी, सैंपल बनाया, चेकिंग करी, उसकी सब कुछ ठीक निकला, तो हमने एक अपनी ओपिनियन दी, रीजनेबल एश्योरेंस दिया हमने कि हमने जो एविडेंस कलेक्ट करे उसके बेस पर सब कुछ ठीक है और हमारे हिसाब से कोई मटीरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है सर। क्योंकि मटीरियल मिस स्टेटमेंट ऐसी स्टेटमेंट होती है जिससे कि यूजर ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का डिसीजन पे इंपैक्ट आ सकता है कि ये कंपनी पर इन्वेस्ट करूं ना करूं। मटीरियल मिस स्टेटमेंट से नीचे का मिस स्टेटमेंट होगा सर, उससे फर्क नहीं आएगा। मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? ठीक है सर। ऑडिट एविडेंस का समझ में आया? ठीक है सर। इन सभी के अलग अलग टॉपिक का डिस्कशन भी है, पूरे पूरे चैप्टर भी बने हुए हैं। फिलहाल मैंने इंट्रोडक्शन में ही सारी चीज़ें कवर कर दी है ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि हाँ ये सारी चीज़ें होती है। वी नो दैट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर फॉलोड व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये तो आप सभी को पता होगा ना। अभी हमने जो भारतीय एयरटेल की रिपोर्ट देखी वहाँ लिखा हुआ था कि इंड एस, क्योंकि उस पर इंड एस लगते हैं, और जो बाकी के अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं एप्लीकेबल इन इंडिया, उसके हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करी गई है, ऐसा ऑडिटर ने अपनी ओपिनियन में लिखा है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना काम है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है, उसको चेक करना काम ऑडिटर का है। जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होते हैं, वैसे ही ऑडिट करने के लिए स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एप्लीकेबल होते हैं। मतलब मैं अपने जो ऑडिट के प्रोसीजर लगाऊंगा उसका प्रोसीजर क्या है या मुझे कैसे चलना चाहिए, वो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में लिखा है। हालांकि जैसे आपको पता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कि जैसे कि आप फीफो मेथड फॉलो कर लीजिए, वेटेड एवरेज कर लीजिए, अलग अलग ऑप्शन दिए जाते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। वैसे ही स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में आपको अलग अलग ऑप्शन दिए जाते हैं कि आपको अल्टीमेटली रीजनेबल एश्योरेंस लेनी है, वो आप ऐसे ले लीजिए सर, यहाँ से नहीं मिल रही तो वैसे ले लीजिए सर। अलग अलग ऑप्शन दिए गए जो कि एक ऑडिटर अपने स्किल जजमेंट के हिसाब से फॉलो कर सकता है। सैंपल कैसे बनाना है? अब स्टैंडर्ड में लिखा है सैंपल बनाना है कि आपको सैंपल पर टेस्ट चेकिंग करनी है, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता आप जाएंगे एक एक ट्रांजैक्शन की चेकिंग करने बैठ जाएंगे, सर नहीं, पॉसिबल नहीं है। आप वहाँ के कंट्रोल्स देखेंगे एंटिटी में, जो प्रोसीजर लगे हुए हैं सब कुछ ठीक है, ऐसा तो नहीं है चोरी वोरी होना बहुत आसान है उस एंटिटी में, नहीं सर। साथ ही में आप ये देखेंगे कुछ सैंपल बेसिस पर आप ट्रांजैक्शन चेक कर लेंगे और उस पर अपनी ओपिनियन बनाएंगे। अगर आपको उसमें कुछ गड़बड़ निकलती है तो आप अपना चेकिंग का दायरा और बढ़ाएंगे, और गलती नहीं निकलती है तो ठीक है, आप वहाँ पर एश्योरिटी लेंगे कि ठीक है कोई गलतियाँ नहीं निकली, एक भी मिस्टेक नहीं निकली, तो सब कुछ ठीक होगा। अब ये जो सैंपल बनाना है, स्टैंडर्ड्स में तो लिख दिया सैंपल बनाना है, बट कहाँ से सैंपल बनाएगा ऑडिटर, वो उसके ऊपर है सर, कि मैं इस सैंपल को लूँ उसको लूँ। उसके पास बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी है। नीचे लाइन लिखी है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द मेंबर ऑफ द ICI टू इंश्योर दैट स्टैंडर्ड्स आर फॉलोड इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। वेरी इंपॉर्टेंट। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, जब भी आप ऑडिट की प्रैक्टिस करने जाएंगे तो ये स्टैंडर्ड्स आप फॉलो करेंगे, ये आपकी ड्यूटी है। जो मेंबर साइन कर रहा है उसकी ड्यूटी है कि ये चेक करे कि स्टैंडर्ड सारे फॉलो किए गए हैं। आर्टिकल असिस्टेंट की नहीं है, वैसे आप तो भी आर्टिकलशिप ट्रेनिंग में जाएंगे, पर आपके प्रिंसिपल की ड्यूटी है कि वो चेक करे कि सारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग फॉलो किए गए हैं। यहाँ पर देखिए, इफ फॉर एनी रीजन मेंबर हैज नॉट बीन एबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज एज पर द स्टैंडर्ड्स, अगर वो स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर पाता तो उसकी रिपोर्ट जो है उसमें ज़रूर वो लिखेगा कि भाई यहाँ पर कुछ ना कुछ मैंने मटेरियल डिपार्चर करा है अपने स्टैंडर्ड से, और ये कारणों की वजह से मुझे डिपार्चर करना पड़ा, क्योंकि जो एंटिटी थी उसका एक नेचर ही ऐसा था, कॉम्प्लेक्सिटी ऐसी थी कि वहाँ पर ये स्टैंडर्ड नहीं लग पा रहा था। मतलब लगना चाहिए था बट मैं उसको अप्लाई नहीं कर पा रहा था उसके नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से, इसलिए ये मैंने अल्टरनेट प्रोसीजर्स करे हैं। यहाँ पर मैंने मटेरियल डिपार्ट करा है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग से, ये वाले स्टैंडर्ड में फॉलो नहीं कर पाए इन कारणों की वजह से, वो अपनी रिपोर्ट में लिखेगा। अगर रिपोर्ट में नहीं लिख रहा तो उसकी ड्यूटी है कि वो फॉलो किए ही होंगे, और बाद में पता लगता है कि उसने स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करे तो कार्रवाई हो सकती है सर, ICI कार्रवाई ले सकता है। अभी जो केस आया है ILNFS का, उसमें कहने के लिए तो कहते हैं कि भैया डिलॉयट ने कुछ ना कुछ घपला किया, गड़बड़ करी है, पर डिलॉयट ने जवाब ये दिया है कि भाई हमने तो सारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से हमने काम किया है। और जी हाँ, जितनी भी बिग फोर होती है वहाँ पर सारा का सारा काम स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से होता है। छोटी फर्म में लगाना मुश्किल है, उन्हें तो सारी नॉलेज भी नहीं होती स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की। बड़ी जो फर्म होती है वहाँ पर हर एक स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का पूरा एक चार्ट बना होता है कि ये चीज़ें फॉलो की है, नहीं करी, टिक लगाओ, यस नो लगाओ, और अपने ऑडिट के वर्किंग पेपर्स में इसको लगा देना कि जब मैं ऑडिट कर आया उसकी जो फाइल बनी है उसके पीछे मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स लगा दिए कि हर एक स्टैंडर्ड जो एप्लीकेबल था, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एप्लीकेबल था, वो सारा मैंने ऐसे ऐसे फॉलो किया गया है। सिमिलरली ICA हैज़ ऑल्सो इशूड गाइडेंस नोट्स। गाइडेंस नोट होते हैं कि भैया ये इशू आ रहा है और ICA जो है रिकमेंडेशन दे रहा है कि इस सिचुएशन में आप ऐसा कर लीजिए, आप ऐसा कर लीजिए, आपको सजेशन दे रहा है।
कायदे में आपको फॉलो करना चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट उसे आईसीआई की रिकमेंडेशन को मानना चाहिए, पर उस पर कंपल्शन नहीं डाला, उसकी मर्जी है, नहीं फॉलो करना चाहता ना करे। पर जो स्टेटमेंट्स है, स्टेटमेंट्स जो है थोड़े से क्रिटिकल इश्यूज पर आईसीआई अपने सुझाव देता है और वो स्टेटमेंट्स की फॉर्म में देता है, इसलिए स्टेटमेंट्स जो आईसीआई की आती है उसे फॉलो करना मैंडेटरी है। अब क्या स्टेटमेंट है सर? कोई ज़्यादा स्टेटमेंट्स नहीं आई है, गाइडेंस नोट हो सकता है बहुत सारे हैं, पर स्टेटमेंट मेरे को ज़्यादा मिली नहीं और इसीलिए मैं आपको ज़्यादा एग्जांपल यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि एक आईसीआई की स्टेटमेंट ये आई है कि अगर एक ऑडिटर को आप अपॉइंट करते हो तो उसको आप स्टैट्यूटरी ऑडिट की कितनी फी दे रहे हो, अगर वही आपका टैक्स ऑडिटर है तो उसको टैक्स ऑडिट की कितनी फी दे रहे हो, अदर सर्विसेज के लिए क्या फी दे रहे हो, जो भी आपने अपॉइंट करा है स्टैट्यूटरी ऑडिटर को, उसको आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नोट्स टू अकाउंट में सेपरेटली दिखाइएगा। नोट्स में टोटल अमाउंट मत लिखिएगा कि भाई ऑडिटर को इतनी पेमेंट करी गई है, बल्कि उसका ब्रेकअप भी दिखाइएगा, ऐसी कि स्टेटमेंट आई है। तो वो स्टेटमेंट है, फॉलो करनी मैंडेटरी है। और ऐसे ही बहुत सारे गाइडेंस नोट भी हैं जो आप देख सकते हैं, हमारे कोर्स में नहीं है। 3-4 हैं जो सीए फाइनल के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में पढ़ाए जाते हैं गाइडेंस नोट, बट जनरली नहीं पूछे जाते। प्रैक्टिस में जब आप आते हैं तब आपको पढ़ने जरूरी होते हैं। स्टेटमेंट्स कैन बी रिलेटिंग टू अकाउंटिंग मैटर्स और ऑडिटिंग मैटर्स। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्टेटमेंट आईसीआई इशू करता है वो अकाउंटिंग मैटर पर, यानी कि जो अकाउंटिंग के जितने स्टैंडर्ड्स लग रहे हैं, कोई अकाउंटिंग की कोई ट्रांजैक्शन है जिसको कैसे शो करना है, कैसे रिकॉर्ड करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे डिस्क्लोज करना है, उसके बारे में आईसीआई ने कोई स्टेटमेंट जारी करी। मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था, कंफ्यूजन आ रही थी, उसके बाद भी आईसीआई ने स्टेटमेंट जारी करी कि इसको ऐसे करिएगा, और कंपलसरी है, मैंडेटरी है। अकाउंटिंग पर करी तो अकाउंटिंग मैटर की स्टेटमेंट हो जाती है, और ऑडिटिंग मैटर पर करी कि अच्छा चेकिंग के टाइम इसको ऐसे करना सर, चेकिंग के टाइम आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है, तो वो आपकी ऑडिटिंग मैटर की स्टेटमेंट मानी जाती है। अकॉर्डिंगली वाइल डिस्चार्जिंग देयर अटेस्ट फंक्शन, अटेस्ट फंक्शन का मतलब अटेस्ट करवाते हो कभी गजेटेड ऑफिसर से कुछ डॉक्यूमेंट पर अटेस्ट करवाया है सर? पहले टाइम पे करवाते थे, अब तो मोदी जी ने सेल्फ अटेस्टेशन चालू कर दिया कि आप खुद ही अपने आप को अटेस्ट कर दीजिए, सब कुछ सही है। बट पुराने ज़माने में हम गजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट करवाते थे। वैसे ही जो सीए है वो भी आपका एग्जामिनेशन का फॉर्म है, सीए से आप साइन करवाते हैं, तो उसको अटेस्ट फंक्शन ही बोलते हैं एक तरीके से। और जो सीए जो है सर्टिफिकेट्स पर साइन करता है या ऑडिट रिपोर्ट पर साइन करता है, वो भी अटेस्ट फंक्शन होता है। तो while discharging their attest function, that is signing, it is the duty of the members of the ICI to examine, क्या चेक करना है सर? whether statements relating to accounting matters are complied with in the presentation of financial statements covered by their audit। जो उनकी ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कवर कर रही है, क्या उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जितनी ऐसी आईसीआई की इशूड स्टेटमेंट्स आई है अकाउंटिंग मैटर पर, क्या वो कंप्लाई करी गई है, नहीं करी गई है? इन द इवेंट ऑफ एनी डेविएशन फ्रॉम द स्टेटमेंट, अगर कुछ भी डेविएशन है जो स्टेटमेंट आईसीआई ने इशू करी थी अकाउंटिंग मैटर्स पर, उससे अगर नहीं फॉलो किया गया है अकाउंट्स बनाने के लिए, एक भी स्टेटमेंट को फॉलो नहीं किया गया जो एप्लीकेबल थी, अगर एप्लीकेबल ही नहीं है स्टेटमेंट उस एंटिटी पे, तब तो कोई बात नहीं सर। अगर एप्लीकेबल है और फॉलो नहीं किया गया, डेविएशन किया गया है, तो आपकी ड्यूटी है कि आप एज अ ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में डिस्क्लोज करेंगे कि ये डेविएशन करी गई है। हम बोलेंगे आप करेक्ट कर लीजिए, मैनेजमेंट करेगी तो ठीक है, नहीं तो हमारी क्या ड्यूटी है कि हम रिपोर्ट में लिख दें। हमारी तो ये ड्यूटी दी गई है कि आप चेक करें और बताएं कि कुछ डेविएशन तो नहीं है जो स्टेटमेंट इशू करी गई है। मतलब ये एडिशनल ड्यूटीज हैं सर। ट्रू एंड फेयर व्यू पर तो आपको रिपोर्ट करना ही है, और साथ में आपकी एडिशनल ड्यूटीज ये भी आ जाती है कि आप जो लॉज रेगुलेशन उस एंटिटी पे एप्लीकेबल है उसे आप देखिए। आप ये देखिए कि वो जो स्टेटमेंट्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए फॉलो कर रहे हैं अकाउंटिंग मैटर्स के रिगार्डिंग। अगर नहीं कर रहे तो आप बताइए कि हाँ ये डेविएशन एंटिटी ने किया है, इस स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करा है, आप अपनी रिपोर्ट में डिस्क्लोज कर दीजिए, आपका काम कंप्लीट हो गया सर। Ensure that the statements relating to auditing matters are followed in the audit of financial information covered by their audit। समझते हैं ऑडिटिंग के जो मुद्दे हैं उन पर जो आईसीआई ने स्टेटमेंट जारी करी है, जो कि ना ही आपके कोर्स में ना ही मैंने फाइनल में कभी देखी है। स्टेटमेंट्स हो सकता है आई हो, बट कहीं पेपर में नहीं आई, कहीं पूछी नहीं जाती, सिर्फ एक एडिशनल बुक दी जाती है ऑडिट प्रोनाउंसमेंट की, और उसमें बहुत सारी स्टेटमेंट गाइडेंस नोट होते हैं, बट स्टेटमेंट ज़्यादा अभी तक इशू नहीं की गई है। तो जो ऑडिटिंग मैटर्स पर अगर आईसीआईसी कोई स्टेटमेंट इशू करती है जिसको फॉलो करना मैंडेटरी है, और आप उसे फॉलो नहीं करते, तो वो मेंबर जो है वो बताएगा कि मैं इस स्टेटमेंट को फॉलो नहीं कर पाया और यहाँ पर मैंने मटीरियली डिपार्ट किया है, देयर इज अ मटीरियल डिपार्चर इन परफॉर्मिंग माई ऑडिट बिकॉज आई हैव नॉट फॉलोड दीज स्टेटमेंट्स, और उसको अपनी रिपोर्ट में बताएगा। ऑडिटर का यही काम है सर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है बताए, कुछ गड़बड़ है तो बताए, उसका काम बताना है। मैंने स्टैंडर्ड्स को फॉलो करा बताने की जरूरत नहीं, फॉलो नहीं करा इन स्टैंडर्ड्स को बताने की जरूरत है, बिकॉज इट इज डीम्ड कि आप लोग स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग फॉलो करेंगे, ये डीम्ड है। और अगर एंटिटी ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करे तो आप बताएंगे इसने फॉलो नहीं करे, मटेरियल डिपार्चर है,
ठीक है ना। हालांकि हमने जो एयरटेल की रिपोर्ट देखी उसने फॉलो किए थे, तो वहाँ पर लिख दिया था ओपिनियन के पैराग्राफ में कि इन्होंने सब कुछ फॉलो किया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस को देखेंगे। नोट्स मैंने अभी आपके अपडेट नहीं करे, बुक अभी लिख रहा हूँ पूरी, और जब ये चैप्टर 1 के पूरे नोट्स हो जाएंगे तो साथ ही में अपडेट कर दूंगा, जिसमें कैन ओनली बी डन बाय प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट वाली लाइन भी ऐड हो जाएगी। कॉस्ट ऑडिट जो है कॉस्ट अकाउंटेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स आज का लेक्चर देखने के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को सेट कैसे करते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या मैकेनिज्म बनाया हुआ है, क्या इंटरनेशनल बॉडी है, क्या आईसीआई है, आईसीआई के कैसे ऐसे बोर्ड हैं, जैसे बोर्ड ऑफ स्टडीज है आपका एजुकेशन का देखता है, कौन सा आईसीआई का ऐसा बोर्ड है जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को देखता है। इन सब चीज़ों पर हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास में जो मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट वो यही है कि आप ऑडिट का मीनिंग जरा देख लें। ट्रू एंड फेयर व्यू पर ओपिनियन देना होता है। क्या होती है ट्रू एंड फेयर व्यू? ऑडिट एविडेंस के बेस पर ये देखना कि भैया कोई भी मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है, उसी को ट्रू एंड फेयर व्यू बोलते हैं। और रीजनेबल एश्योरेंस देना है। एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि भैया 100% तो गारंटी कोई ले ही नहीं सकता सर। हम टेस्ट चेकिंग के बेस पर चेकिंग करते हैं और कुछ चीज़ मिस हो गई तो हो सकता है कि कोई ना कोई गड़बड़ हो ऑर्गेनाइजेशन में, हालांकि हमारे पकड़ में ना आई हो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जैसे कि ये फॉलो करने जरूरी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, वैसे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग फॉलो करने जरूरी है ऑडिट परफॉर्म करने के टाइम। और ये मेंबर्स की ड्यूटी होगी कि वो फॉलो करें, और नहीं फॉलो करेंगे तो डिस्क्लोज करेंगे अपनी रिपोर्ट में मैंने फॉलो नहीं किया है। 2 टाइप की स्टेटमेंट होती है, जो कि एक अकाउंट्स के लिए होती है, अकाउंटिंग मैटर के लिए, और एक ऑडिटिंग मैटर के लिए। दोनों ही फॉलो करना जरूरी है। अगर अकाउंटिंग मैटर की फॉलो नहीं करी गई तो आप अपनी रिपोर्ट में बता सकते हैं, और ऑडिटिंग मैटर की फॉलो नहीं करी गई तो आप बताएंगे हमने डेविएट करा इन स्टेटमेंट से। यही था आज की क्लास में, तो इसको रिवाइज करिएगा, नोट्स बनाइएगा और नेक्स्ट क्लास में बातें करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।